नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। नाटक का जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा नाटकों का वाचन हो चुका है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आज हम मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ के एक दिन नाटक का वाचन करने जा रहे हैं। उसकी भूमिका कुछ इस प्रकार है। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुच्युत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने है, परंतु ना तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और ना ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्ध राजकीय संस्थाओं द्वारा जहां तहां बनवा दी जाए, जिससे वहां हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं और दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। संभव है यह नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। मोहन राकेश। पात्र देखिए। पात्र है अंबिका, ग्राम की एक वृद्धा है। मलिका उसकी पुत्री है। कालिदास कवि है। दंतुल राजपुरुष है। मातुल कवि मातुल है। निक्षेप ग्राम पुरुष है। विलोम ग्राम पुरुष, याद रखिएगा निक्षेप और विलोम दोनों ग्राम पुरुष है। रंगिनी नागरी है। संगिनी नागरी है। अनुस्वार अधिकारी है। अनुनासिक अधिकारी है। प्रियंगु मंजरी राजकन्या जो कवि की पत्नी है। अंक 1। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे मंद पड़ कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की है परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक के चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी सी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक है जिसमें मिट्टी के बुझे हुए दीपक रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे हुए तल्क का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू और एवं हल्दी से कमल और शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है जहां से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है जिसके आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं जिन पर कालिख और काई जमी हुई है। उन्हें कुसा से ढककर उस पर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोखे से सटा हुआ एक लकड़ी का आसन है जिस पर बाघ छाल बिछी है। चूल्हे के निकट एक चौकियां पड़ी है। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान पटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मलिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती सी अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मलिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के निकट आ जाती है। मलिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो, देखो न मैं कैसे भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मलिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। उसके केसों को चूमकर खड़ी होती हुई शीत से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोशपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं। मलिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ। द्वार के पास से मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। तुझे भीगने का तनिक खेद नहीं? भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती, परंतु मुझे
मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है। चारों ओर धुआरे मेघ गिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा में उड़ा दिया। अंशुक मतलब दुपट्टा। फिर बूंदे पड़ने लगी। सहसा अंबिका से आंखें मिल जाती है। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लाती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मलिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी आकृति भी की झलक भी दिखाई दे जाती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श, गुनगुनाने लगती है। कुवल कुवल यद लीनय रुन्नतय स्तोय नत्रमय। गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ, यहीं रहने दूं? गाते हुए वो उमा को से प्रश्न कर रही है। मृदु पवन विधूते मंद मंद चलिंगा अपहृतमेव चितस्तयोदे सेंत्र चापे पथिक जनवधुना त्वदियोगा कुला नाम। बाहर आ जाती है। माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि कोई पर्वत शिखरों को सहलाती हुई मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश से बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मलिका, काम तो तुम हर समय करती हो माँ, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के निकट आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मलिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करूं? मलिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहने पर मैं अकेली नहीं होती। मलिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथों से ले लेती है और कुंभों के पास रखाती है। मेरे घर में रहने पर भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो, पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है। मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका, दूध औटा दिया है, शकरा मिला लो और पी लो। मलिका, नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल्प पर विश्राम कर लो, मुझे अभी। मलिका, नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों की पुलक का अनुभव होता है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास के चौकी पर बैठा देती है। मलिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका कहती है, कुछ नहीं मलिका, वैसे बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मलिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों के शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मलिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द निकट आकर दूर चला जाता है। मलिका, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मलिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती है कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। लंबी सांस लेती है। और ये आपको याद रखना है कि युद्ध के साथ साथ महामारी का भी जिक्र किया गया है कि किसका डर रहता है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब मैंने यह आकृतियां यहाँ देखी थी। मलिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मलिका, परंतु आज ये लोग किस लिए आए हैं? अंबिका, ना जाने। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मलिका उसे बांह से पकड़कर रोक लेती है। मलिका, माँ, तुमने बात नहीं बताई।
अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है, उसकी आंखें झुक जाती है। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? अंबिका, जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? ओठ फड़फड़ाने लगते हैं और वह बढ़कर अंबिका के निकट आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था, अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर भी उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? अंबिका धान को मुट्ठी में ले लेकर मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी बात ही सार्थक होने जा रही है। अग्निमित्र यही संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। वे कहते हैं। मल्लिका, क्या कहते हैं वे? क्या अधिकार है उन्हें कुछ कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? अंबिका, मैं कहती हूँ कि मुझे अधिकार है। मल्लिका सिर को झटककर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही थी। अंबिका, तुम ना कहो, मैं तो कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चिक्की पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका, मैं जानती हूँ कि तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर सिर टिका लेती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ कि अपवाद होता है, तुम्हारे दुख को भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। महत्वपूर्ण कथन है। अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से ही प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है और अनश्वर है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती है। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर है। मल्लिका, माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। भावना में भावना का वर्णन किया जाता है, ये अंबिका कथन है। आप भावना ऊपर वाला कथन भावना भावना करके था, तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये कथन जो है वो मल्लिका का है। भावना में भावना का वर्णन होता है, ये अंबिका का कथन है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्णन। मल्लिका क्षण भर गर्दन उठाकर छत की ओर देखती रहती है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर ध्यान फटकने लगती है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उसे संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती है। मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश और विवशता की रेखाएं एक साथ प्रकट होती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती है। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है और क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है, फिर झटके से अंदर की ओर चल देती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्त्रन पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल फिर हम वन स्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे ना। मल्लिका प्रयास से अपनी मुख मुद्रा बदलकर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका, यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिणा की तरह यहाँ भी?
कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। संभवतः राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिन शावक को वक्ष के साथ सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे? प्रश्न सूचक है। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पूर्व हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औटाकर रखा है। औटाकर मतलब खौलाकर। औटाकर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा था। माँ कहती थी कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षागम के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन मिल जाने पर उससे दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज मुझसे बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिन शावक को बाहों में झुलाने लगता है। पढ़ता है कि चौरक्रम के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिन शावक जिसे आप बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए इस समय यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो। जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा ये में प्रश्न पृष्ठों के हेर फेर हो चुका है। यहाँ पे देखिए, माँ आज मुझसे बहुत रुष्ट है। यहाँ से फिर ये 11वें नंबर का है, 11वें नंबर का है पृष्ठ संख्या, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। अब हम 12वें को देखते चलते हैं। 12वां पृष्ठ संख्या है कालिदास। अब हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। ना जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बांध छोड़ते बना कैसे। यह कुलांच भरता हुआ मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें अपनी माँ की सी आंखें और उसका शाही स्नेह मिलेगा। स्निग्ध दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए हुए पास आती है। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा गम में के समय मैं तुम्हारे साथ ही थी, अन्यथा इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिन शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। हरिन शावक एक बार दूध को जिह्वा से छूकर मुंह हटाने लगता है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध पिएंगे, अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से, याद रखिएगा कि राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिन को सिर से पकड़कर उसका मुंह दूध से मिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका कुछ डरी सी हरिन शावक को लिए थोड़ी दूर हट जाती है। कालिदास दूध के भाजन को आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे वान से आहत हरिन को उठा ले आने से मैं तुम्हें संकोच नहीं हुआ? या तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं का चिन्ह बने हैं, अन्यथा इस बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रवेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? जान पड़ता है कि चौर कर्म के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका, तुम्हें लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यहाँ हरिन शावक जिसे आप बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए इस समय यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? कालिदास, इस प्रदेश में हरिनों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। दंतुल फिर व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक, अपराध न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, यह जानकर आश्चर्य हुआ। दूध उठाकर हरिन शावक के निकट ले जाता है।
दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यही नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास, यह हरिण शावक इस पावर्त्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पावर्त्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर। अंबिका सहसा अंदर से आती है। अंबिका, इस घर के तल्त और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ। अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ, तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो। मल्लिका दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल तीक्ष्ण दृष्टि से उसे देखता रहता है। दंतुल, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना रुके या उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चले जाता है। केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास, संभवतः। दंतुल, संभवतः तलवार, प्रश्न सूचक है दंतुल का संभवतः। तलवार के मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से जाकर द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का। कालिदास, निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास, प्रश्न सूचक है, तुम्हारा अभिप्राय यह है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं। मल्लिका, हाँ हाँ, किंतु तुम कैसे जानते हो कालिदास कवि हैं। दंतुल, कैसे जानता हूँ, उज्जैनी की राज्यसभा से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। तो आप यह याद रखिएगा कि ऋतु संहार वो रचना है जिसके लिए कालिदास, पहली रचना का जिक्र आया है ऋतु संहार, जिसके लिए कालिदास फेमस है। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। ये देखिए, यही प्रश्न आता है कि किस रचना के लिए कालिदास को राजकवि का आसन देने का प्रस्ताव रखा गया था। तो ऋतु संहार के लिए। आचार्य वर रुचि आज इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए थे। ये भी, इनका भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आचार्य वर रुचि, गौण पात्र हैं। मल्लिका, उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल, मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। दंतुल चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शर्करा मिलाने लगती है। उसके हाथ ऐसे अस्थिर हैं जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला ओठ दांतों में दबाए हुए भाग कर उसके निकट आती है। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते हुए दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, तुम्हारे गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, यह थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शक्करा मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष का यह कह रहा था। क्या कह रहा था। अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। मल्लिका, आतिथ्य, मैं चाहती हूँ आज इस घर में मैं सारे संसार का आतिथ्य कर सकूँ। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूँ माँ। पात्र उठा देती है अंबिका, पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। अंबिका, दूध पी लो, और फिर वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दे दूँ। मैं जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका, तो नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो। अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा लेती है और स्वयं उसकी गोदी में लेटकर उसके गले में बाह डाल देती है। मल्लिका, माँ, तुम सोच
सकती हो आज मैं आज कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है। मल्लिका उसे रोके रहती है। मल्लिका, नहीं उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली, अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ कि मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है, क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच पाती। अंबिका, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि अंबिका कह रही है कि जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है। अंदर की ओर जाने लगती है। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है, केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोष देखती है। मल्लिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है। अंबिका, वह व्यक्ति आत्म सीमित है, संसार में अपने अतिरिक्त उसे किसी से मोह नहीं है। मल्लिका, इसलिए कि वे मातुल के गौएं न हाँक कर बादलों में खोज रहते हैं। अंबिका, मेरा मातुल से और किसी गौओं से कोई प्रयोजन नहीं, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के निकट आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है। मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास नीचे बैठ जाती है। अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ, तुम जानती हो कि उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही क्यों कर की जा सकती थी। अंबिका, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण मौन रखकर धरती को नखों से खोदती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पुस्तक के 20वें का वाचन हो चुका है। 21वें का वाचन हम अगली कक्षा के वाचन में करेंगे। आप सभी का धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।